एक्टिव सब्सटेंस जो है उससे स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन होता है। ये टेम्परेचर, प्रेशर, फिजिकल कंडीशन इन सबसे, वॉल्यूम इन सबसे डिपेंडेंट होता है ये रिएक्शन। ये डिसइंटीग्रेशन इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, इन सबसे इंडिपेंडेंट होता है। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट करता है अपने आप, है ना, अल्फा बीटा गामा रे इमिट करता है, इंटीग्रेशन हो गया, एमिट्स अल्फा बीटा गामा रे, ये रेडियो एक्टिव डीके कहलाता है ना। तो अल्फा बीटा गामा रे जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलता है इसी को रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। तो इसमें हम लोगों ने लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी निकाला था पिछले क्लास में, एक बार फिर देख लीजिए। मान लीजिए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का जो है इनिशियल अमाउंट एन नॉट है t इक्वल टू 0 पे, और इसमें से डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, और t टाइम पे मान लीजिए कि n अमाउंट बचा, t टाइम पे n अमाउंट बचा। शुरुआत में n नॉट था टोटल अमाउंट, 0 टाइम पे n नॉट था, t टाइम पे n बचा, तो थोड़ा सा टाइम और अलाउ करेंगे t प्लस dt टाइम पे, थोड़ा सा और कम हो जाएगा। तो मान लीजिए कि कुछ न्यूक्लियस और डिके कर गया, यहाँ पे dn जो है फाइनल वाला कम है तो dn नेगेटिव होगा, फाइनल वाला अमाउंट कम है तो dn नेगेटिव होगा, फाइनल अमाउंट कम है dn नेगेटिव होगा। तो लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन कहता है, लॉ ऑफ डिके कहता है, लॉ होता है कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन मतलब माइनस dn बाई dt is directly proportional to amount of radioactive nuclei at time t। ये कहलाता है रेट ऑफ डिके या रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन at time t, at time t is proportional to amount of radioactive substance present at time t, amount of radioactive substance present at time t। 0 टाइम में नॉट था, t टाइम में प्रेजेंट है n, प्रेजेंट एट टाइम t, ये लॉ होता है। लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे बेस्ड है, तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इसको बोलते हैं माइनस dn बाई dt, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट एट टाइम t को n बोलेंगे, इससे एक इक्वेशन बन जाता है। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को डिके कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं, इसको डिके कांस्टेंट बोलते हैं लैम्डा को। तो माइनस dn बाय n, फाइनली आप यहां से उठा लेते हैं माइनस dn बाय n इक्वल टू लैम्डा dt, और दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हमारा इक्वेशन बन जाता है 0 टाइम पे n नॉट न्यूक्लियाई था या n नॉट अमाउंट था रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का, और t टाइम पे आपके पास बचा n, ये माइनस लॉग n बाय n नॉट इक्वल टू लैम्डा इंटू टी हो जाए, माइनस उस साइड चला गया और एंटी लॉग ले लेंगे, n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, ये इक्वेशन चला। तो यही इक्वेशन हो गया लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी का, n इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ये अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस एट 0 टाइम, और डिके करने के बाद t टाइम पे इतना रेडियोएक्टिव सब्सटेंस बचा n, तो वो n कहलाता है t टाइम पे अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रिमेनिंग। डिके करने के बाद जो बचा वो n है, शुरुआत में n नॉट था, और लैम्डा है डिके कांस्टेंट। इसी माइनस dn बाई dt को एक्टिविटी भी बोलते हैं, एक्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस को माइनस dn बाई dt बोलते हैं। एक्टिविटी को a से डिनोट करते हैं और a को माइनस dn बाई dt बोलते हैं। तो माइनस dn बाई dt लैम्डा n के बराबर है, a इक्वल टू लैम्डा n हो जाएगा। एक्टिविटी पूछेगा तो लैम्डा इनटू n, n का वैल्यू बाद में n नॉट e टू द पावर
माइनस लेमडा टी टी टाइम के बाद है। वही वाला एन यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, उसको एक्टिविटी बोलेगा। ये आपको पिछले क्लास में भी बताया गया था। अब जैसे देखिए, मान लीजिए कि बार बार रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, तो हाफ लाइफ टाइम इसका क्या होगा? हाफ लाइफ टाइम वो टाइम होता है जितने के बाद टोटल इनिशियल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिके करने के बाद आधा बचे। कहने का मतलब कि अगर इनिशियल आपके पास t इक्वल टू 0 टाइम पे मान लीजिए एन नॉट न्यूक्लियाई था किसी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का, और टाइम जब बीत जाएगा टी हाफ, तब ये बचेगा एन नॉट बाई टू। ये डिके करने के बाद बचा एन नॉट बाई टू। इसमें से अल्फा बीटा गामा रे निकलते गए, तो इस तरह से न्यूक्लियाई जो बचा एन नॉट बाई टू बचा। तो टोटल अमाउंट इनिशियल जो था उसका आधा हो जाने के टाइम को टी हाफ बोलते हैं। इसी फॉर्मूले में टी हाफ आप इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो when t equal to t half n equal to n naught by 2, n equal to n naught by 2, तो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इसको पुट कर देते हैं उस इक्वेशन में। टी हाफ का इक्वेशन चला आता है, n की जगह n नॉट बाई 2 डाल दिए और t की जगह पे टी हाफ डाल दिए। इस इक्वेशन में जैसे ही t की जगह पे टी हाफ डालेंगे, n की जगह n नॉट बाई 2 डाल देंगे, n नॉट बाई 2 कट जाएगा। फाइनली ये इक्वेशन बचेगा e टू द पावर माइनस लेमडा टी हाफ इक्वल टू हाफ। अब लॉग दोनों तरफ ले लेते हैं, अगर लॉग दोनों तरफ ले लेते हैं बेस ई, ये लॉग m बाय n को लॉग m माइनस n बोलते हैं, लॉग 1 0 होता है, ऐसा हो गया। और ये लेमडा टी हाफ बाहर चलाएगा, लॉग e टू द बेस e बचेगा। e पे पावर था तो पावर चलाता है प्रोडक्ट, m पे पावर n को n लॉग m बोलते हैं, तो माइनस माइनस कट जाएगा और लेमडा उधर चला गया, लॉग e टू द बेस e को 1 बोलते हैं, तो ये बचा माइनस लॉग टू द बेस e। तो टी हाफ हो गया लॉग 2 टू द बेस e बाई 2 बाई लेमडा। ये हो गया हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम। अब log 2 टू द बेस e को आप जो है log 10 टू द बेस e के कैलकुलेशन करने में सुविधा होगी, ऐसे डाल सकते हैं, ऐसे लिखते हैं मैथमेटिक्स से, दोनों मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, तो ये 10 10 कट जाता है। log 2 टू द बेस 10 को 0.3010 बोलते हैं, और log 10 टू द बेस e को 2.303 बोलते हैं। ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 0.693 है, इसलिए टी हाफ का वैल्यू हो जाएगा 0.693 बाई लेमडा। दिस इज द वैल्यू ऑफ टी हाफ। ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, एक ही बात। नोट करके जल्दी से ओके कीजिए। अब एवरेज लाइफ टाइम बताएंगे। ये हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला है, इतने टाइम के बाद रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का इनिशियल अमाउंट आधा हो जाएगा डिसइंटीग्रेट करके। इसमें लिख सकते हैं इट इज द टाइम इन विच half of the initial radioactive amount decay. रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रिमेनिंग बोलिए या डिके बोलिए, डिकेड। तो उतना टाइम में जिसमें आधा डिके कर गया तो आधा बचेगा, तो वो उसका वैल्यू इतना होगा हाफ लाइफ टाइम का। मिटा दें इसको, ये पहले भी पढ़ा होगा, तुम जानता हो, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एवरेज लाइफ टाइम क्या होता है? कभी कभी क्वेश्चन में रहता है इसी हाफ लाइफ में, इंपॉर्टेंट नोट, कभी कभी क्वेश्चन में टोटल टाइम दिया रहेगा,
है ना, टोटल टाइम दिया गया जितने देर तक डिसइंटीग्रेट किया, टोटल टाइम को टी बोल दिया, और हाफ लाइफ टाइम को टी हाफ बोले। तो टोटल टी टाइम तक डिके किया और उसका हाफ लाइफ टाइम मान लीजिए टी हाफ है, मान लीजिए टी हाफ है 10 घंटा, 10 आवर है टी हाफ मान लीजिए, और टोटल टाइम डिके का आपको दे दिया कि भाई 900 आवर डिके किया, तो नंबर ऑफ टी हाफ कितना हो जाएगा, 900 डिवाइडेड बाय 10 कर दीजिएगा तो 90 टी हाफ हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टी हाफ को एन कहते हैं, नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम, नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम को स्मॉल एन नाम दे दिया है। स्मॉल एन को कैसे निकालिएगा, टोटल टाइम बाय एक हाफ लाइफ टाइम, तो ये एन आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, उसके बाद एन हाफ लाइफ टाइम्स डिके करने के बाद क्या बचेगा अमाउंट, टोटल टाइम टी तक डिके किया, ये डिके टाइम है, दिया हुआ आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कितने टाइम तक डिके किया और हाफ लाइफ टाइम दिया रहेगा इतना है, तो इतने टाइम डिके करने के बाद कितना बचेगा, या नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम्स पूछ सकता है कितना होगा, तो ये तो सीधा डिवाइड कर दिया तो निकल जाए नंबर ऑफ लाइफ टाइम्स, उतने हाफ लाइफ टाइम के बाद कितना बचेगा, तो इक्वेशन होता था आपका e to the power माइनस लैम्डा टी, ये अमाउंट ऑफ रेडियो सब्सटेंस रिमेनिंग एट टाइम टी, इसको क्या बोलते हैं, अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रिमेनिंग एट टाइम टी, डिके करने के बाद टी टाइम के बाद जो बचा, इन टाइम टी, तो ये टी का वैल्यू, टी को आप लिख सकते हैं तब एन टाइम्स ऑफ टी हाफ, तो यहाँ पे रख देते हैं उसको टी के जगह पे एन टाइम्स ऑफ टी हाफ। अब आप जानते थे आल्सो टी हाफ का वैल्यू जानते थे log 2 टू द बेस ई बाय लैम्डा, तो लैम्डा इंटू टी हाफ को आप लिख सकते हैं log 2 टू द बेस ई, ये पुट कर देते हैं उसमें लैम्डा टी हाफ की जगह, ये क्वेश्चन बन जाएगा हमारा n इक्वल टू एन नॉट ई टू दी पावर माइनस एन इंटू लैम्डा इंटू टी हाफ की जगह पे ये पुट कर देते हैं log 2 टू द बेस ई। अब हम लोग जानते हैं e टू द पावर कुछ रहेगा log a टू द बेस e रहेगा तो इसको a बोलते हैं, इस फॉर्मूले को गौर कीजिए, e टू द पावर log a टू द बेस e रहेगा तो इसको a बोले, तो उसी तरीके से यहाँ पे हमारा है एन नॉट माइनस एन को 2 पे पावर कब पे चढ़ा देते हैं, तो log 2 पे पावर माइनस एन ऊपर चला गया, एन log m को log m पे पावर n करते हैं, तो माइनस एन को 2 पे पावर में चढ़ा दिया। अब इस फॉर्मूले को ऊपर वाले फॉर्मूले को लगा दिए तो खाली बचेगा 2 टू द पावर माइनस एन, 2 पे पावर माइनस एन, तो इसका मतलब हो गया कि जो रिमेनिंग बचा टी टाइम के बाद एन, वो एन बाय एन नॉट इक्वल टू 1/2 पे पावर एन बचे, यही फॉर्मूला काम आएगा, बताइए। अगर 50 हाफ लाइफ दे दिया आपको, एन का वैल्यू दे देगा, इसका मतलब नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम्स को एन बोलते हैं, 50 हाफ लाइफ तक डिके किया तब कितना अमाउंट बचेगा, ओरिजिनल अमाउंट दिया रहता है, इसी फॉर्मूला से निकलेगा, लास्ट वाला फॉर्मूला बड़ा काम का फॉर्मूला है, इसको याद रखिए। अब देखिए एक हाफ लाइफ देगा, 2 हाफ लाइफ देगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, मान लीजिए एक हाफ लाइफ जो है 10 साल दिया है, टोटल अमाउंट मान लीजिए कि 10,000 न्यूक्लियाई था शुरू में, तो 2 हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा, एक हाफ लाइफ के बाद आप मुझे नहीं बोलिएगा 5,000 बचेगा, फिर 2 हाफ लाइफ के बाद 2,500 न्यूक्लियाई बचेगा, लेकिन आपको दे देगा कि भाई 250 हाफ लाइफ हो गया, तब कितना बचा, तो ऐसे करने में तो बहुत दिक्कत होगी, इस फॉर्मूले से निकालें, जब नंबर ऑफ हाफ लाइफ ज्यादा हो तब मुजवानी नहीं करके इस फॉर्मूले से निकालें कितना न्यूक्लियाई बचेगा डिसइंटीग्रेट करने के बाद। समझ में आया, तो यस लिखो, मिटाना है तो ओके लिखो। ये था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिमेनिंग आफ्टर एन लाइफ, अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट
आफ्टर n हाफ लाइफ्स, ये था आफ्टर n हाफ लाइफ। तो n हाफ लाइफ के बाद कितना अमाउंट बचेगा, n बाय n नॉट इक्वल टू 1/2 टू द पावर n, फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेंगे, जल्दी जल्दी बन जाएगा। अब एक और टर्म है इसमें, एवरेज लाइफ, एवरेज लाइफ टाइम। इसको टी एवरेज से लिखते हैं, इसका वैल्यू आता है 1/λ। 1/λ को एवरेज लाइफ टाइम बोलते हैं। तो कैसे निकालते हैं एवरेज लाइफ टाइम, इसका फॉर्मूला होता है, इट इज डिफाइंड एज, तो जितने न्यूक्लियाई थे उसका टोटल, सम टोटल ऑफ लाइफ टाइम्स ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई, सम टोटल ऑफ लाइफ टाइम ऑफ all the nuclei are divided by all the radioactive nuclei. Are divided by total number of nuclei. तो कैसे इसको अगर प्रूव करना हो 1/λ तो कैसे प्रूव कीजिएगा, तो इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। जैसे कोई कॉलोनी है और कॉलोनी में सब तरह का इंसान रह रहा है, बूढ़ा रह रहा है, जवान रह रहा है, बच्चा भी जन्म लिया है ना, सब तरह का इंसान रह रहा है, बूढ़ा जवान बच्चा सब तरह। अब सबका जिंदगी का लाइफ टाइम जो है अंत होने वाला है, घटते चला जा रहा है, बार बार टाइम घटते जा रहा है। समझिए रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, मतलब उसका टाइम घट रहा है। जिंदगी का समय जितना साल तक जिएगा सबका अलग अलग है, तो जितने इंसान थे सबके लाइफ का टाइम को जोड़ लेंगे, उसी को बोलते हैं सम टोटल ऑफ लाइफ टाइम ऑफ ऑल द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। तो मान लीजिए इनिशियली एन नॉट जो है न्यूक्लियाई प्रेजेंट था t इक्वल टू 0 पे, अब t टाइम पे ये घट के बच जाता है आपका जो है n, t टाइम तक मतलब ये जिंदा रहा, और फिर थोड़ा सा टाइम और बीतता है, dt हो जाता है एक्स्ट्रा टाइम, t से बढ़ के अब dt हो गया, t प्लस dt हो गया, तब जो है आपका हो जाता है ये n प्लस dn, dn निगेटिव है, बाद वाला कम होगा, कम वाला माइनस, ज्यादा वाला माइनस आ जाए, तो dn निगेटिव आ जाए। तो ये जो dn न्यूक्लियाई है जो dt टाइम में डिसइंटीग्रेट किया, इसका एक का टाइम कितना होगा, इस टाइम में जो जस्ट इस टाइम तक जिंदा था, अब यहाँ dt टाइम में डिसइंटीग्रेट कर गया dn, तो हर एक का टाइम t रहा, हर एक का टाइम कितना रहा, t रहा, dn डिसइंटीग्रेट कर गया। अब माइनस dn बाई dt को आप लेमडा n बोलते थे लॉ से, तो माइनस dn को आप बोलेंगे लेमडा n dt। अब प्रत्येक का टाइम है जो है, तो डिसइंटीग्रेट कितना किया, इन टी टू टी प्लस dt में, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड इक्वल टू कितना हो गया, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड कितना हो गया, माइनस dn बोलेंगे, dn निगेटिव है, नंबर को पॉजिटिव बोलेंगे तो माइनस dn बोलते हैं। अब हर एक का टाइम t टाइम तक जिंदा रहा, उसके बाद ये डिसइंटीग्रेट कर, हर एक का टाइम t है, तो टोटल टाइम dn वाले का कितना हो जाएगा, टोटल लाइफ टाइम ऑफ dn न्यूक्लियाई, लाइफ टाइम ऑफ माइनस dn न्यूक्लियाई इक्वल टू, इसका dt टाइम लाइफ टाइम नहीं हुआ, ये यहां से शुरू हुआ था, यहां तक कैरी किया है, dt टाइम को तो इग्नोर कर दिया, तो बचा t टाइम तक जिंदा रहा प्रत्येक, तो उसमें से टोटल नंबर था माइनस dn, तो t इंटू माइनस dn बोले, तो इस माइनस dn का वैल्यू इतना होता है, उसको मल्टीप्लाई कर दें, तो लेमडा इंटू n इंटू टी इंटू dt हो, इतना dn न्यूक्लियाई का हुआ, टोटल न्यूक्लियाई आपको n नॉट था, ये टोटल लाइफ टाइम ऑफ dn न्यूक्लियाई माइनस dn न्यूक्लियाई खाली निकाले, तो सबका निकालिए, पुट कर देते हैं यहाँ पे n इक्वल टू
एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। तो ये यहाँ पे पुट कर देंगे अगर, तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा लेमडा इंटू एन नॉट इंटू टी इंटू द पावर माइनस लेमडा टी डी टी। ये माइनस डी एन न्यूक्लियाई जो था उसका टोटल लाइफ टाइम हुआ। अब ऑल द न्यूक्लियाई का लिखना है, जितना रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई था सबका, सबका अलग अलग लाइफ टाइम होगा, तो 0 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करेंगे। सो सम टोटल ऑफ लाइफ टाइम ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई, ऊपर वाला टर्म निकाल रहे हैं, सम टोटल ऑफ लाइफ टाइम ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई, ऑल द न्यूक्लियाई इक्वल टू, यहाँ पे लेमडा एन नॉट कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, टी इंटू ई टू दी पावर माइनस लेमडा टी डी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। शुरुआत 0 से लेके धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट करता ही रहेगा सब अप टू इन्फिनिटी तक। तो ऊपर वाला टर्म आ जाएगा, ये तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई शुरुआत में तो एन नॉट था हमारे पास, तो एन नॉट से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को एवरेज लाइफ आने वाला। इसका ऊपर वाला चीज ये निकालेंगे, अब उसको इंटीग्रेट करना है हम लोग। जैसे मान लीजिए कि शुरुआत में जो है कॉलोनी में था जो है 50,000 आदमी, और 5 साल के बाद उसमें बच रहा है 46,000 आदमी, 4,000 आदमी मर गया 5-6 साल में, 46,000। अब 46,000 के बाद 5 साल के बाद फिर तुरंत 5 सेकंड के बाद जो है थोड़ा सा और डिसइंटीग्रेट कर गया, तो 5 को और घुलट गया। उस 5 का हाफ लाइफ टाइम क्या हो गया, 4 साल तो हो गया। 50 साल पे था, बाद में 40 साल थी, ये 4 तो और 4 साल दिया, 50 साल पे इतना था, और उसके बाद ये 4 साल के बाद डिसइंटीग्रेट कर गया। या शुरू में 0 टाइम में आप बोल रहे हैं 50,000, उसका 4 साल के बाद 40,000, तो 4 साल लाइफ टाइम हो जाएगा जो 5 बोल्टा उसका। तो प्रत्येक का होगा 4-4 साल, तो जितना 5 गुना 4 टोटल टाइम, वही काम किया। डीएन वाला जो यहाँ से डिसइंटीग्रेट किया उसका टाइम हुआ लाइफ का प्रत्येक का टी, इसलिए डीएन वाले का टोटल हो जाएगा डीएन इंटू टी। तो डीएन का वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे और इंटीग्रेट कर दिए टोटल टाइम के लिए। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे आप, लेमडा एन नॉट, ये यू इंटू वी टाइप का इंटीग्रेशन होगा। तो फर्स्ट फंक्शन किसको मानेगा इसमें, आई लेट, देखिए आई लेट एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में होता है, तो टी को फर्स्ट फंक्शन बोल दिया, अलजेब्रिक को टी को, एक्सपोनेंशियल वाले को सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, पूरे का ओवरऑल इंटीग्रेशन यही करना पड़ता है ना। और लिमिट भी लगाना पड़ा 0 से इन्फिनिटी। तो कितना बचेगा सो देख लीजिए, 0 से इन्फिनिटी लिमिट भी लगाना पड़ा, तो कितना बचा सो देख, या लास्ट में लिमिट लगा सकते हैं आप, लेमडा एन नॉट टी, इसका इंटीग्रेशन एक पर माइनस लेमडा टी माइनस लेमडा, 0 से इन्फिनिटी इसको इंटीग्रेट किया तो ये वैल्यू कितना आएगा देखिए, 0 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट किया तो वैल्यू कितना आएगा, माइनस, और टी पे भी लिमिट लग गया, पूरे पे लिमिट लग गया, तो लिमिट हटा दीजिए, बाद में लगा देंगे, 0 से इन्फिनिटी बाद में लिमिट लगा दी, हटेगी। फिर माइनस ये dt का इंटीग्रेशन 1 हो गया, इसका वही बच्चा ये वाला है ना, और एक बार और इंटीग्रेशन इसका बचा। अब ये हो गया लेमडा एन नॉट, ये लेमडा लेमडा कट जाएगा, अगर अंदर ले जाइएगा तो सब लेमडा कट जाएगा, हटा दीजिए लेमडा, तो टी इंटू ई टू पावर माइनस लेमडा टी, ये भी लेमडा कट गया है, ई टू दी पावर माइनस लेमडा टी डी टी, 0 से इन्फिनिटी। अब इसका इंटीग्रेशन देख लीजिए कितना आता है, ये हो गया एन नॉट टी इंटू ई पावर माइनस लेमडा टी, और इसका इंटीग्रेशन ई पावर माइनस लेमडा टी बाय लेमडा, अब 0 से इन्फिनिटी। तो ई टू दी पावर, ये टेंस टू इन्फिनिटी, एग्जैक्ट इन्फिनिटी नहीं है, ये लार्जर नंबर है और ये 0 हो जाएगा, तो प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, -0 किया तो ये 0 हो जाएगा इसका, ये हो गया 0 माइनस 0। इसमें भी उसी तरीके से टेंस टू इन्फिनिटी कीजिएगा तो 0, और ये डालिएगा तो 1 आएगा,
पहले इन्फिनिटी डाले तो 0 हो गया, और -1 हो गया 0 डालने पे, ऐसा बचा। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस एन नॉट बाय लेमडा आ गई। अब टी एवरेज निकाल लीजिए, ऊपर वाला वैल्यू हो गया आपका एन नॉट बाय लेमडा, नीचे था टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एन नॉट, तो 1 बाय लेमडा। इस तरह से अगर आपको स्कूल में 12th बोर्ड में प्रूव करने के लिए बोले तो ये आपको प्रूव करके देना पड़ेगा। एवरेज लाइफ टाइम जो है 1 बाय लेमडा आता है, 1 बाय लेमडा। समझ में आया? यस और नो मिटाना है तो ओके लिखे। एक बार प्रूफ हम कर दिए हैं, फिर मौका तुमको मिले नहीं मिले। अब न्यूक्लियर जो है रिएक्शन जो है दो तरह का होता है, फिशन और फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है वो क्या कहता है? फिशन एक हेवियर न्यूक्लियाई, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट करता है आफ्टर द बम्बार्डमेंट ऑफ स्लो न्यूट्रॉन्स। तो अगर स्लो न्यूट्रॉन से, जिसको थर्मल न्यूट्रॉन भी बोलते हैं, स्लो एनर्जी मतलब लेस काइनेटिक एनर्जी वाला न्यूट्रॉन है ना, उससे किसी जो है यूरेनियम 92 235 238 जो है स्लो न्यूट्रॉन से रिएक्ट नहीं करता है, 235 रिएक्ट करके 236 बना लेता है, तो ये अनस्टेबल होता है। तो न्यूट्रॉन का मतलब हो गया, स्लो न्यूट्रॉन नीचे लिख देते हैं, रिएक्शन जब लिख ही रहे, तो स्लो न्यूट्रॉन है मतलब थर्मल न्यूट्रॉन, इससे बम्बार्डमेंट कराते हैं स्लो न्यूट्रॉन से, तो इसमें कन्वर्ट होता है। ये फिर दो कंपेरेबल लाइटर न्यूक्लियाई में बदल जाता है, तो दो न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगा, एक हो जाएगा बेरियम में, एक हो जाएगा क्रिप्टन में, और प्लस 3 न्यूट्रॉन निकलता है, प्लस 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलता है पर न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम के एक न्यूक्लियस के इक्विवेलेंट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलता है। तो बेरियम को आप क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर 56 141, इसका 36 प्लस 56 कितना हो गया, 92 हो गया। और ये वाला जो है जोड़ लीजिए, ये 3 हो गया, इधर 141 144 236 में घटा दीजिए, ये 292, यहाँ 92 बचा, 36 92। मास जोड़ लीजिए, सब सेम होगा, 3 इधर 95 और इसमें जोड़ लीजिए 236 आ जाएगा। तो ये जो बेरियम और क्रिप्टियम का जो है मास में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 141 92 है, तो इसलिए बोलते हैं कंपेरेबल मास का दो न्यूक्लियाई में टूटता है। इसी को बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ ए रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई by the bombardment of slow neutron into two comparable mass nuclei with the emission of tremendous amount of energy and neutron, इसको न्यूक्लियर फिशन बोलते हैं। तो हेवियर न्यूक्लियाई, सिंपल में बोले हेवियर न्यूक्लियाई ब्रेक करता है, हेवियर न्यूक्लियाई ये टूट जाता है टू कंपेरेबल न्यूक्लियाई, ब्रेक कर जाता है टू कंपेरेबल मास न्यूक्लियाई, ये न्यूक्लियर फिशन है ना। तो उसी को लिख सकते हैं ब्रेकिंग ऑफ हेवियर रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई, 230 से ज्यादा एटॉमिक मास वाले रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई with the action of
स्लो न्यूट्रॉन, स्लो न्यूट्रॉन को थर्मल न्यूट्रॉन बोलते हैं। जीरो 0.0235 इसका एनर्जी होता है, 0.0225 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। With the action of slow neutron into two comparable mass, to comparable mass radioactive nuclei. With the emission of neutrons and tremendous energy. Is nuclear fission. अब इससे जो न्यूट्रॉन निकलता है ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन होता है, ये 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास एनर्जी होती है, इसलिए उसको स्लो किया जाता है। दोबारा फिर से ये रिएक्शन यहाँ करे तो उसके लिए स्लो न्यूट्रॉन जरूरी है, तब वो प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है इसके साथ बम्बार्डमेंट होने का, तो चेन रिएक्शन होने लगेगा। इसलिए उसको न्यूक्लियर रिएक्टर में चेन रिएक्शन कराते हैं हम लोग, तो कंट्रोल चेन रिएक्शन। तो न्यूट्रॉन को स्लो करने का चीज यूज करते हैं, उसको मॉडरेटर बोलते हैं। ग्रेफाइट और हेवी वाटर मॉडरेटर की तरह यूज किया जाता है। फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को स्लो कराया जाता है, स्लो न्यूट्रॉन सीधा बम्बार्डमेंट करके फिर से रिएक्शन कराता है, फिर एनर्जी निकलता है। तो बार बार रिएक्शन करेगा, बार बार एनर्जी निकलेगा, उसको बोलते हैं कंट्रोल रिएक्शन, कंट्रोल चेन रिएक्शन। फिर उस एनर्जी को यूज करते हैं बिजली वगैरह से पैदा करने में, या दूसरा रेडियो एक्टिव आइसोटोप बनाते हैं, प्लूटोनियम बनाते हैं, उससे एटम बम बनाया जाता है प्लूटोनियम से, है ना। बहुत सारे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स बनाए जाते हैं जिससे कि मेडिसिन वगैरह सब, सर्जरी वगैरह में, कैंसर में यूज होता है, वो सब भी बनाया जाता है। कंट्रोल रिएक्शन इसलिए करके, न्यूक्लियर फिशन का कंट्रोल रिएक्शन करके हम लोग बहुत सारे उसका एनर्जी कंट्रोल वे में एनर्जी रिलीज करवाते हैं, और बहुत सारे मेडिकल से रिलेटेड भी आइसोटोप सब पैदा करते हैं। इसी को न्यूक्लियर फिशन बोलते हैं। अब क्या है कि इसमें जो है न्यूक्लियर फिशन में क्या हुआ, आपका रिक्वायरमेंट क्या हुआ, स्लो न्यूट्रॉन एक चाहिए, कम से कम एक न्यूट्रॉन चाहिए जो कि बम्बार्डमेंट करेगा, तब जाके अनस्टेबल न्यूक्लियस बनेगा, तब ये ब्रेक करेगा। यूरेनियम 238 नहीं यूज करते हैं क्योंकि वो स्लो न्यूट्रॉन के साथ रिएक्शन जल्दी नहीं करता है, तो अनस्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। यूरेनियम 92 235 कन्वर्ट होता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में, और ये दो कंपेरेबल मास में टूटता है बेरियम क्रिप्टन में, और एनर्जी निकलता है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी रिलीज पर न्यूक्लियन, अगर यहाँ पे पूछे आपको न्यूक्लियर फिशन में एनर्जी रिलीज पर न्यूक्लियन कितना है, तो एक न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम से निकल रहा था 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें आप 235 से डिवाइड कर दीजिए, 236 से टूटा है, 236 से डिवाइड कर दिए, कितना आ जाएगा लगभग एनर्जी रिलीज पर न्यूक्लियन। तो 200/236 करना होगा, तो कैलकुलेटर लाते हैं, देखिए आप जल्दी से। इसको डिवाइड किए तो कितना है पर निकलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, लगभग आइडिया आपको मिले। 200/236 करेंगे तो लगभग ये 0.84 आया, 0.84 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होता है। फ्यूजन में इससे ज्यादा होता है पर न्यूक्लियन, फ्यूजन में इससे ज्यादा होता है, तो जब कंपेयर करना होगा फिशन फ्यूजन में, पर न्यूक्लियन एनर्जी उसमें ज्यादा, पर न्यूक्लियन बोले, एक न्यूक्लियस से नहीं, एक न्यूक्लियस से तो इसमें आया 200, पर न्यूक्लियन इसमें 236 है मास नंबर, तो उस पूरे से डिवाइड कर दिए 0.84 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज लेस देन फ्यूजन बट इट इज स्टिल मोर, पर न्यूक्लियन इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलते हैं। अब इसमें हम लोग इसको दो तरह का रिएक्शन होता है, चेन रिएक्शन देखें, चेन रिएक्शन किसको बोलते हैं, तो चेन रिएक्शन
अगर मान लीजिए इसमें से जो न्यूट्रॉन रिलीज हुए, अब वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन होते हैं, और अगर ये फिर से मान लीजिए प्रोबेबिलिटी कम रहता है बम्बार्डमेंट करने का, अगर बम्बार्डमेंट किया इससे तो फिर से जो है इसी तरीके से बेरियम क्रिप्टन पैदा होंगे, फिर 3 न्यूट्रॉन निकलेगा, और चेन रिएक्शन उसी को बोलते हैं, फिर अगेन अगेन रिएक्शन होना विद द बम्बार्डमेंट ऑफ न्यूट्रॉन. तो if radioactive fission, radioactive nuclear fission takes place again and again and again due to the bombardment of produced neutron, emitted neutron, with uranium 92-235 till, कब तक? जब तक ये पूरा डिसइंटीग्रेट नहीं करेगा. एक थोड़ा भी न्यूक्लियस अगर यूरेनियम का कुछ भी अमाउंट प्रेजेंट है तो न्यूक्लियर बार बार कुछ अमाउंट लेकर के आप करा रहे थे रिएक्शन, थोड़ा भी अमाउंट प्रेजेंट है, जब तक पूरा खत्म नहीं होता तब तक रिएक्शन होते रहता है, उसी को चेन रिएक्शन till the complete will disintegrate. Due to the bombardment of emitted neutron with till the complete will disintegrate into comparable masses is known as chain reaction. इसी को चेन रिएक्शन कहते हैं. अब ये दो तरह का होता है चेन रिएक्शन. एक अनकंट्रोल एक्सप्लोसिव होता है, उसी को एटम बम बोलते हैं, और एक कंट्रोल जिससे कि बिजली वगैरह से पैदा आप कर सकते हैं. तो 2 टाइप्स का होगा, एक एक्सप्लोसिव चेन रिएक्शन, इसी का दूसरा नाम है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन. अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन पहला टाइप हुआ अनकंट्रोल. In this case, fission take place again and again, continuously with high speed. With high speed and produce high energy. इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, लगातार एक्सप्लोसिव हो जाता है. हाई एनर्जी, प्रोड्यूस हाई एनर्जी in uncontrolled manner. So it is the basis of एटम बम. इसी को एटम बम बोलते हैं. इसमें कोई कंट्रोल नहीं रहेगा. दूसरा तरीका होता है कंट्रोल रिएक्शन. तो कम से कम एक न्यूट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए. तो कंट्रोल रिएक्शन आप न्यूक्लियर रिएक्टर में बना सकते हैं. इन दिस केस fission takes place at slow rate. At slow rate. And energy produced in controlled manner. Which are used in
ह्यूमैनिटी, जिसको यूज करते हैं हम लोग। तो इसके लिए फॉर दिस न्यूक्लियर रिएक्टर इज यूज्ड। अब न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है? उसी में जिसमें कंट्रोल रिएक्शन कराते हैं। तो देख लीजिए, इसके लिए न्यूक्लियर रिएक्टर यूज करते हैं। कम से कम 1 न्यूट्रॉन होना चाहिए बम्बार्डमेंट करने के लिए, ये रिक्वायरमेंट है। और न्यूक्लियर फिशन होने के लिए भाई जो साइज होना चाहिए यूरेनियम 92 to 235 का, उसका भी एक साइज, खास साइज होता है, उसको क्रिटिकल साइज बोलते हैं, है ना। क्रिटिकल साइज होना चाहिए। क्रिटिकल मास करीब करीब 10 kg लेते हैं यूरेनियम 92 to 235। क्रिटिकल साइज, खास साइज में ही रिएक्शन होगा, नहीं तो किसी भी साइज में रिएक्शन नहीं होता। न्यूक्लियर रिएक्टर आर्टिफिशियली मैन मेड रिएक्टर है। कंक्रीट का वॉल बना देते हैं ताकि रेडिएशन वगैरह सब इससे जो निकले वो शील्ड का काम करता है कि नहीं। तो इसमें फ्यूल जो यूज करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूल, जो यूरेनियम 92-35 रिच यूरेनियम यूज करते हैं, जिसमें ज्यादा यूरेनियम 92-235 वो यूज किया था न्यूक्लियर फ्यूल। इसको एल्युमिनियम, इट इज फील्ड इन एल्युमिनियम रॉड्स। इस यूरेनियम 92-35 को एल्युमिनियम रॉड के अंदर में डाल देते हैं, पाइप के अंदर में। एल्युमिनियम पाइप में डाल देते हैं इसको और रिएक्शन करवाते रहते हैं। न्यूक्लियर फ्यूल इसको बोलते हैं। और कोई भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस डाल दीजिएगा तो वो से कंट्रोल रिएक्शन नहीं हो। यूरेनियम 92-35 या प्लूटोनियम 239 भी से भी हम लोग कंट्रोल रिएक्शन पा सकते हैं। नहीं, प्लूटोनियम 239 भी कभी कभी यूज किया था, ये भी यूज किया था न्यूक्लियर फ्यूल। अब कंट्रोल कैसे करते हैं? तो उसके लिए जो है, या मॉडरेटर सबसे पहला काम होता है कि भाई फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को स्लो किया जाए, उसके लिए मॉडरेटर यूज करते हैं। इट इज यूज्ड टू स्लो डाउन द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। जो न्यूट्रॉन 3 न्यूट्रॉन पैदा हुआ था उसको स्लो करते हैं, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, टू मेक इट थर्मल न्यूट्रॉन, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को ही थर्मल न्यूट्रॉन बोलते हैं। अब स्पीड स्लो हो जाएगा तो फिर उस यूरेनियम का जो अमाउंट बचा हुआ है, 10 किलो यूरेनियम आप लिए थे, तो उसके साथ प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा इसका बम्बार्डमेंट होने का। बहुत फास्ट होगा तो रिएक्शन से भाग सकता है न्यूट्रॉन, तो बम्बार्डमेंट नहीं भी हो सकता है। इसलिए उसको स्लो करते हैं ताकि बार बार बम्बार्डमेंट हो और हमारा जो है एनर्जी रिलीज हो कंट्रोल मैनर में। तो स्लो कौन करता है? तो ग्रेफाइट एंड हेवी वाटर, D2O जिसको बोलते हैं, इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस। ये इलेक्ट्रॉन के स्पीड को कम कर देता है, मॉडरेटर उसको बोलते हैं, है ना। उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन को भी फास्ट या स्लो करवाना चाहते हैं रिएक्शन, उसके लिए कंट्रोल रॉड यूज किया, कंट्रोलिंग पावर रहता है उसमें। तो जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने वाला सब्सटेंस है उसको यूज करते हैं। कैडमियम एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रॉन absorbing rods, that is cadmium rods। कैडमियम पूछेगा कंट्रोल रॉड के लिए किसको यूज करते हैं, तो कैडमियम rods are used to control the rate of reaction, to control the rate of reaction, to control the rate of reaction, control the rate of reaction। क्या होता है, कैडमियम रॉड को बाहर कर दिया तो ज्यादा न्यूट्रॉन अवेलेबल हो जाएगा, तो रिएक्शन फास्ट हो, ज्यादा बम्बार्डमेंट करने का चांस बढ़ जाएगा, फास्ट हो जाएगा।
कंट्रोल रॉड क्या करता है, कैडमियम रॉड को उठा दिए तो ये एब्जॉर्ब करने का पावर कम हो जाएगा, तो ज्यादा न्यूट्रॉन अवेलेबल होगा, यूरेनियम 92 235 के साथ बम्बार्डमेंट कराएगा, तो चेन रिएक्शन होता रहेगा। और फिर स्लो करना है तो रॉड को नीचे डाउन कर देते हैं कैडमियम रॉड को, तो ज्यादा न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करने लगता है, तो कम न्यूट्रॉन अवेलेबल होता है बम्बार्डमेंट के लिए, तो रिएक्शन स्लो हो जाता है। तो कैडमियम रॉड का यूज करके हम लोग इसको रिएक्शन को फास्ट या स्लो कर सकते हैं। उसके बाद कूलेंट वगैरह से बहुत हीट पैदा होता है, कूलेंट वगैरह से यूज कर सकते हैं। जो सस्ता हो तो उसके लिए कूलेंट में एयर होता है नहीं, वाटर होता है, और आपका जो है कम ये प्रेशराइज्ड CO2 भी यूज करते हैं, प्रेशराइज्ड कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब कूलेंट की तरह यूज करते हैं। उसके बाद सील्ड जो है, जो रेडिएशन वगैरह सब निकलता है उसके लिए कंक्रीट वॉल बनाते हैं 5 से 6 फीट मोटा कंक्रीट वॉल्स और 5 to 6 फीट थिक बना देते हैं, सील्ड बनाते हैं, ताकि रेडिएशन टू प्रिवेंट डैमेज, जो वर्कर वगैरह सब है उसका सील वगैरह डैमेज नहीं हो जाए, रेडिएशन निकलेंगे यहाँ, तो इसीलिए कंक्रीट वॉल बना के उसको घेर दिया है। तो यही न्यूक्लियर रिएक्टर है। समझ में आ गया तो यस लिखो। इसमें से तुम्हारे काम का चीज एग्जाम में पूछेगा मॉडरेटर में क्या यूज करते हैं, तो बोलेगा ग्रेफाइट यूज करते हैं, हेवी वाटर यूज करते हैं। पूछा न्यूक्लियर फ्यूल में क्या यूज करते हैं, यूरेनियम प्लूटोनियम। फिर पूछेगा कंट्रोल रॉड में क्या यूज करते हैं, तो कैडमियम। कूलेंट में क्या यूज करते हैं, प्रेशराइज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एयर। सील्डिंग के लिए क्या यूज करते हैं, कंक्रीट वॉल। दिस इज द न्यूक्लियर रिएक्टर। समझ में आ गया, यस और नो। मिटा दें इसको कि रहने दें। यस, ये हो गया न्यूक्लियर फिशन के बाद। और मिनिमम साइज जो है कि रखते हैं यूरेनियम 92 to 35 का, उसको बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल साइज। तो वो भी ऑब्जेक्टिव में पूछा है, मिनिमम साइज को क्या बोलते हैं, तो क्रिटिकल साइज। नेक्स्ट, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, हाइड्रोजन बम बनाने का तरीका है। तो ये बहुत हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे होता है, नॉर्मल प्रेशर टेम्परेचर पे नहीं होगा। वो जो है फिशन नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे भी हो जाता है, जो वातावरण का टेम्परेचर प्रेशर है उस पर भी फिशन होगा। और लेकिन फिशन में जो फ्यूल यूज किए थे हम लोग, यूरेनियम बहुत कॉस्टली है, प्लूटोनियम कॉस्टली है, इसमें हाइड्रोजन यूज होगा, हीलियम यूज होगा, ये सब सस्ता है इसलिए अवेलेबल। लेकिन टेम्परेचर सन के टेम्परेचर के आसपास चाहिए, 10⁻6 से 10⁻8 डिग्री सेल्सियस के आसपास। इट रिक्वायर हाई प्रेशर, करीब करीब 10⁻6 एटमॉस्फेयर के आसपास हाई प्रेशर। इट रिक्वायर हाई टेम्परेचर, लगभग 10⁻6 to 10⁻8 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो सन के इनर कोर में 10⁻9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, सन के इनर कोर में 10⁻9 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको 10⁻7 रख ली, 10⁻7 से 10⁻9 तक होता है, कम से कम इतना चाहिए मिनिमम। तो इसमें क्या होता है, यू मतलब यूनियन हुआ, तो दो लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन होते हैं। अब न्यूक्लियस को कंबाइन करना बड़ा मुश्किल काम होता है, तो न्यूक्लियस जो है रेंज, न्यूक्लियर एट्रैक्टिव फोर्स जो है बहुत कम, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है ऑर्बिट में, तो बहुत खास दूरी तक लेके आइएगा, तब जा करके वो जो है कंबाइन करेगा, और कंबाइन करके तब जा करके हेवी न्यूक्लियस बनता है। ये यूनियन हो गया, दो मिलके एक हो गया, यू फॉर यूनियन, यूनियन हो गया। यू फॉर, या फ्यूजन में यू वाला टर्म है ना, तो यू फॉर यूनियन। तो दो लाइटर न्यूक्लियाई मिलके एक हेवियर न्यूक्लियाई बनेंगे, और एक खास अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो जैसे कि आप मान लीजिए कि ड्यूटेरियम लीजिएगा तो ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम मिल करके हीलियम बन जाता है, 21.6 मेगा वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। ड्यूटेरियम ले लीजिए, हाइड्रोजन का आइसोटोप, तो ये हीलियम बनाएगा 24, दो लाइटर न्यूक्लियाई मिलके एक हेवियर न्यूक्लियाई बनाया और इतना अमाउंट एनर्जी निकला। तो एनर्जी रिलीज पर न्यूक्लियन अगर इसमें निकालिएगा तो देखिएगा फिशन से ज्यादा आएगा। एनर्जी रिलीज पर न्यूक्लियन कितना हो गया, 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिए हैं, और इसमें आप 4 से डिवाइड कर दिए, 2 + 2 4 हो गया, कितना हो गया 21.6/4 करीब आए, 21.6/4, ये 5.4 आ रहा है लगभग, वहां 0.85 आ रहा था। तो आप देखें कि इन फ्यूजन एनर्जी रिलीज पर न्यूक्लियन इज मोर देन दैट ऑफ फिशन। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पर न्यूक्लियन इज मोर देन दैट ऑफ फिशन। ये देखें, और ये हाइड्रोजन इजिली अवेलेबल होगा, तो ये सब जो है फ्यूल यूज्ड इन, यही सब फ्यूल कला है, फ्यूल यूज्ड इन फ्यूजन इज सस्ता होगा, चीपर देन फिशन, उसके तुलना में सस्ता होगा, ये ज्यादा अमाउंट में पाया भी जाएगा, है कि नहीं। फ्यूजन और फिशन में ही फर्क है, फ्यूजन अकर्स एट वेरी हाई टेम्परेचर, very high pressure and temperature, whereas fission occur at normal temperature and pressure, अब सन का लाइफ उसके अंदर में हाइड्रोजन जलते रहता है, तो हाइड्रोजन उसका जो है फ्यूल हो गया, जो कि जलते रहता है, तो सन में से पूरा हीट निकलते रहता है, तो उसके हिसाब से सन का एज जो है करीब करीब 5 × 10⁹ ईयर होता है कि नहीं। और टेम्परेचर जो है, जो न्यूक्लियर फिशन मिलेगा इसके लिए 10⁸ से 10⁹ केल्विन तक चाहिए। सन के इनर कोर में टेम्परेचर 10⁹ केल्विन, इतना टेम्परेचर। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखिएगा, when two lighter nuclei combine to form, ये न्यूक्लियस के कॉम्बिनेशन सिंपल काम नहीं है, बहुत इतना हाई टेम्परेचर के लिए अभी तक कोई इसका न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं बना है धरती पे, इतना हाई टेम्परेचर पैदा करके ताकि इसको कंबाइन कराए। तो सन के कोर में होता है ये रिएक्शन, कंबाइन टू फॉर्म अ हेवियर न्यूक्लियर with a release of tremendous amount of energy, और हाइड्रोजन बॉम्ब जो है इसी प्रिंसिपल पे बनाया जाता है, लेकिन उसके लिए न्यूक्लियर फिशन करवाना पड़ेगा ताकि उससे टेम्परेचर रेज हो जाए 10⁹ केल्विन, और तब फिशन हो, तब फ्यूजन हो। फ्यूजन होने के लिए दोनों को मिलना होगा, मिलने के लिए न्यूक्लियर को बहुत क्लोज आना होगा, इसलिए बहुत हाई टेम्परेचर का जरूरत है नहीं। तो दो न्यूक्लियाई को एवरेज जो है, जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का पोटेंशियल बैरियर होता है करीब करीब 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दो न्यूक्लियस नजदीक लाने के लिए 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आवश्यकता है। उसके इक्वायर्ड, उसके रिलेटिव टेम्परेचर अगर बोलिएगा 3K2 के के बराबर की बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इससे टी निकालिएगा आप अगर, तो पोटेंशियल बैरियर है, इतने एनर्जी को देख के नजदीक लाना पड़ेगा, इसको पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। दो हाइड्रोजन एटम
अब इसके इक्विवेलेंट टेम्परेचर निकालिएगा तो 10⁹ केल्विन के आसपास आएगा। तो 10⁹ केल्विन पे इतना एनर्जी जनरेट होगा, नजदीक आएगा तब फ्यूजन होगा। तो एटॉम बॉम्ब से मतलब फिशन वाला रिएक्शन करा के 10⁹ केल्विन टेम्परेचर पैदा करना होगा, तब ये फ्यूज करेगा और तब जाकर के हेवियर न्यूक्लियाई बनेगा और तब एनर्जी और ज्यादा निकलेगी। तो इट इज द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम बनाने के लिए एटम बम छोड़ना होगा। इट इज द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बम। तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाता है। दिस इज ऑल व्हाट रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन। अब इस पे क्वेश्चन आप देख लीजिए जो भी पढ़े हैं। रेडियो एक्टिविटी पर इस पे क्वेश्चन देख लीजिए आप जो भी पढ़े हैं। जैसे क्वेश्चन हम लिख रहे हैं बोर्ड पे, जरा इसको सॉल्व कीजिए। द डिके कांस्टेंट for the radioactive nuclei decay constant for the radioactive nuclei copper, जिसका एटॉमिक वेट दिया हुआ है 64, is 1.516 into 10 to the power -5 per second। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एक्टिविटी ऑफ ए सैंपल, कैपिटल ए निकालना है, ऑफ ए सैंपल, कैपिटल ए हम बताए थे आपको, एक्टिविटी ऑफ ए सैंपल कंटेनिंग 1 माइक्रोग्राम, अमाउंट आप लिए हैं 1 माइक्रोग्राम ऑफ कॉपर 64, इसका मास नंबर 64 दिया हुआ, एटॉमिक वेट अलग दिया हुआ, मास नंबर 64, एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर आपको यूज करना है, दिया हुआ है 63.5 ग्राम पर मोल। नेग्लेक्ट द मास डिफरेंस बिटवीन गिवन रेडियोआइसोटोप एंड नॉर्मल कॉपर, neglect the mass difference between रेडियोएक्टिव, इसका दोनों का जो मास का डिफरेंस को नेग्लेक्ट करने के लिए बोला, रेडियोएक्टिव आइसोटोप एंड मास ऑफ नॉर्मल कॉपर। चलिए बनाइए जरा क्वेश्चन से। एक्टिविटी निकालने का मतलब क्या हुआ, लैम्डा एन बोले थे एक्टिविटी को, ए इक्वल टू लैम्डा एन, इसी को एक्टिविटी बोलते हैं। तो एन को आप बोलते हैं नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा, एन का कैलकुलेशन करना होगा, वहां डालना होगा एक्टिविटी में। इसके लिए आपको लैम्डा चाहिए, टी चाहिए, तो डीके कांस्टेंट को ही लैम्डा बोलते हैं, पर सेकंड जो दिया हो 1.516 10⁻⁵ पर सेकंड लैम्डा दिया, और सैंपल कितना दिया था एन नॉट, तो 1 माइक्रोग्राम दिया हुआ है, तो उसमें कितना जो है न्यूक्लियस होगा वो निकालना होगा। तो हम लोग जानते हैं 63.5 ग्राम में आप कॉपर एटम लेंगे, तो इसमें जो है 6.023 इंटू 23 10⁻23 न्यूक्लियस होगा, कॉपर न्यूक्लियस होगा। इसलिए 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 6.023 इंटू 10⁻23 बाई 63.5 कॉपर न्यूक्लियस। अब इसलिए आपको दिया होता है 1 माइक्रोग्राम, तो 10⁻⁻6 ग्राम में कितना होगा, 6.023 बाई 63.5 इंटू 10⁻⁻6, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है इसके साथ, यही हो जाएगा आपका एन नॉट का वैल्यू। फाइंड द एक्टिविटी ऑफ ए सैंपल कंटेनिंग इतना ग्राम ऑफ कॉपर, इसको निकालिए।
ये कितना है 9.4, 9.4 कितना था, NO का वैल्यू 9.4850 है ना। तो ये 0 टाइम पे ही बोल रहा है, इसी समय बोल रहा है, इसी टाइम पे बोल रहा है, t=0 पे बोल रहा है, उसी समय जितना सैंपल दिया उसी समय का पूछ रहा है। तो t=0 पे n=n0 हो जाएगा, तो उसमें एक्टिविटी हो जाएगा लैम्डा n नॉट आपका, लैम्डा था 1.516 10⁻⁵, टाइम नहीं दिया उसी समय का पूछ रहा है, 9.48 को 9.5 कह सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दिए कितना आता है जरा बताइए, कितना आ गया 10 का पावर 15, ठीक 10 का पावर 15, ये -5 था, इधर 15 है, सॉल्व कर लिए कितना आता है, ये 3/2 लगभग हो गया, 27/2 13 14 के आसपास आएगा, इंटू 10 पावर 10, 14.3 इंटू 10 टू द पावर 10 आ जाए, है ना, लगभग या देखिए अप्रोक्सीमेटली कितना है एग्जैक्ट, यही है, ठीक है। तो डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आप इसमें एज भी निकाल सकते हैं, किसी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का क्या एज वगैरह है, उस तरह का भी क्वेश्चन आते रहता है, उस तरह का एक क्वेश्चन देखिए, तो पहले क्वेश्चन देख लीजिए सिंपल वाला, द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई इज 20 आवर, of a radioactive nuclei is 20 hours. What fraction of original activity? What fraction of original activity? Original activity will remain after 40 hours. Will remain after 40 hours. 40 घंटे के बाद पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ लाइफ कितना हो जाएगा, तो आप फॉर्मूला देखे थे, n/n0 का फॉर्मूला देखे थे आप, 1/2 टू द पावर n देखे थे आप, ये n इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ है, निकाले थे हम। तो उसी तरह से एक्टिविटी को लैम्डा एन बोलते हैं, लैम्डा कट ही जाएगा, a/a0 हो जाएगा हाफ टू द पावर n, ओरिजिनल एक्टिविटी हो गया a0। सिमिलरली इसको लिख देते हैं, a को लैम्डा n बाय लैम्डा n0 लिखेंगे, तो 1/2 लैम्डा तो कांस्टेंट होता है, कट गया तो n/n0 के बराबर हो जाएगा a/0। तो n निकालिए आप, 40 साल दिया टोटल टाइम, बाय t हाफ को बोलते हैं, तो टोटल टाइम 40 घंटा दिया था, 40 इयर्स दिया था, 40 आवर्स दिया था, 40 आवर्स दिया था, तो 40 आवर बाय 20 आवर कर देंगे तो 2 हो जाएगा, इसमें डाल दीजिए, a बराबर a0 बाई 2 टू द पावर 2 हो गया, a0 बाई 4 बचेगा, 1/4 हो जाएगा, है ना। 2 हाफ लाइफ के बाद 1/4 जाए, वो मुझवानी भी निकाल सकते थे आप, एक के बाद आधा हुआ, एक हाफ लाइफ के बाद आधा हुआ, 2 हाफ लाइफ के बाद 1/4 हो गया। इसी तरह से अगर ये जो है कि अगर हम इसको 4000 आवर कर देते तो आराम से निकल जाता, इसी फॉर्मूले से। 2 हाफ लाइफ दिया तो तब बोलिएगा कि भाई a से a0/2 हो गया, फिर a0/2 का आधा हो गया a0/4, मुझवानी भी बोल सकते हैं। ऐसे को 40,000 आवर कर देंगे तब आप इस फॉर्मूले से निकालिएगा तो जल्दी बनेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है जी, बोलो यस। दूसरा क्वेश्चन लिखो, मेरा दूसरा क्वेश्चन,
एक प्रॉब्लम है कि किसी भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का कोड दिया हुआ है कंटेनिंग यूरेनियम। अब इसमें यूरेनियम भी है, कंटेनिंग यूरेनियम। the ratio of uranium and lead, uranium 238 and lead containing uranium, the ratio of uranium and lead, uranium और lead दोनों है, जिसका रेशियो दिया हुआ है 3। तो क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द एज ऑफ द ओर, कैलकुलेट द एज ऑफ द ओर। सबका हाफ लाइफ टाइम दिया रहेगा। assuming that all the lead present in the, assuming that all the lead present in the ore is, in the ore is, all the lead present in the ore is the final stable product of uranium, is the final stable product of uranium। यूरेनियम ही डिसइंटीग्रेट करके बोल रहा है कि लेड बना रहा है, यूरेनियम एंड लेड कॉमन। टेक द हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 238, हाफ लाइफ आपको पता है यूरेनियम 238 4.5 into 10⁻9 ईयर्स, ये पता रहता है। तो आपको निकालना है कि उस ओर का एज क्या है ना, ओर का एज क्या है। तो टी वाला फॉर्मूला आपके पास था, देखिए जो फॉर्मूला था ये बराबर एन नॉट ई टू माइनस लेमडा टी, इसी से टी निकालिएगा। फाइनल प्रोडक्ट लेट बोल रहा है, तो इसमें से अगर हम लोग लॉग ले लें तो लॉग एन बाय एन नॉट हो जाएगा इक्वल टू माइनस लेमडा टी लॉग ई टू द बेस ई 1 हो जाता है। तो टी को बोलते हैं आप माइनस लेमडा लॉग एन बाय एन नॉट, माइनस हटा दीजिएगा तो ये टी को फॉर्मूला ऐसे भी लिखते हैं लॉग एन नॉट बाय एन टू द बेस। अब इसको बेस 10 में बदलिएगा, टी इक्वल टू हो गया 1 बाय लेमडा ना, ये लेमडा उधर जाए तो 1 बाय लेमडा, तो 1 बाय लेमडा इसको 10 में बदलिएगा तो 2.303 बोल सकते लॉग एन नॉट बाय एन टू द बेस 10। इसी फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं टी निकालने के लिए, हम लोग इसी को यूज कर लेंगे। रेडियो केमिकल काइनेटिक्स में आप इसको ऐसे लिखते थे 2.303 लेमडा लॉग ए बाय ए माइनस एक्स लिखते थे ना, जो बाद में बचा एक्स डिके कर गया तो कंसंट्रेशन कम हो गया एक्स से, तो बाद में जो बचा उसको ए माइनस एक्स बोले तो वही एन है, एन नॉट है इनिशियल और बाद वाला है जो बचा सो एन। तो इस फॉर्मूले से भी हम लोग टाइम यहाँ से निकाल लेंगे। उसके लिए हम लोगों को यूरेनियम का हाफ लाइफ दिया हुआ है। अब लेमडा निकालने के लिए आप जो है 0.693 बाई लेमडा, ये टी हाफ को लेमडा बोलते थे, तो ये लेमडा यूरेनियम का निकल जाएगा, हमारा हाफ लाइफ टाइम दिया लेमडा निकल जाएगा, यूरेनियम का अमाउंट निकाल लीजिए तो काम हो जाएगा, है ना। एन नॉट बाय एन निकाल लेना पड़ेगा किसी एक के लिए, यूरेनियम के लिए या प्लूटोनियम के लिए। तो हाफ लाइफ टाइम प्लूटोनियम लेड का, सॉरी लेड दिया, तो लेड का हाफ लाइफ टाइम तो दिया नहीं है, यूरेनियम दिया, तो यूरेनियम ही हम लोग निकालें। तो चलिए कैसे निकालेंगे यूरेनियम, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, मिटा करके थोड़ा यूरेनियम निकालने का काम करते हैं। रेशियो दिया हुआ है, टोटल अमाउंट दिया हुआ है। तो मान लीजिए कि और जो था आपके पास इनिशियली जो है एन था, अब इसमें जो है यूरेनियम भी है और
लेड भी है, तो दोनों का रेशियो हम लोग को दिया हुआ है, ये 4 था। तो NU प्लस लेड का टोटल न्यूक्लियस इक्वल टू N0 है, इनिशियल न्यूक्लियस मान लीजिए N0। अब उसका रेशियो दिया हुआ है, यूरेनियम टू लेड गिवन है। यूरेनियम टू लेड कितना दिया हुआ है? 3:1। X/Y इक्वल टू A/B लिखते थे हम लोग। X इससे कैसे निकालते थे? A इसके सामने में बाय A प्लस बी होल इंटू X प्लस वाई। उसी तरह से NU निकाल लेंगे हम। सामने में 3 है, 3/3 प्लस 1 इंटू इन दोनों का जोड़, तो वो N0 के बराबर है, तो 3/4 N0 हो। इसका मतलब यूरेनियम का आपका जो रेशियो चाहिए था N0/NU, वो 4/3 आ गया आपका यहाँ से। अब लेमडा दिया हुआ है यूरेनियम का, लेमडा यूरेनियम का दिया हुआ है हम लोग को 0.693 बाई टी हाफ दिया 4.5 इंटू 10⁻9 पर ईयर आ जाएगा। तो लेमडा मालूम हुई, ये मालूम हो गया, अब टाइम निकल जाएगा यूरेनियम का कितना है, उसी ओर का हिस्सा है यूरेनियम, तो टाइम निकल जाएगा। इनिशियल अमाउंट फाइनल अमाउंट दिया है, तो कितने टाइम के बाद डिके होकर के वो आया, वही उसका टाइम हो जाए। तो टाइम हो गया आपका 2.303 बाई लेमडा इंटू लॉग टू द बेस 10 एंड नॉट बाय n। तो 2.303 को आप बोलते थे 0.693 इंटू दोनों मल्टीप्लाई कर देते, या छोड़िए ऐसे ही लिख दीजिए, लैम्डा का वैल्यू डाल दीजिए 0.693, अब 4.5 इंटू 10⁻9 ऊपर चला जाए, और नॉट बाय n आ गया था आपका 4/3। log 4 का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, तो उसको याद रखिए, log 2 का मालूम है, log 4 निकल जाए, log 3 का याद रखना पड़ेगा टू द बेस 10। तो log 3 टू द बेस 10 आपको निकालना होगा, log 3 तो 0.477 होता है log 3, ये याद रखना पड़ेगा 0.477। log 2 टू द बेस 10 तो आप याद रखते हैं 0.3010, तो log 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर log 4, ये log 2 का स्क्वायर बोलेगा 2 चला गया इधर, इंटू log 2 टू द बेस 10, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.6020 हो जाएगा। log 4 log 3 का याद रखिए, log 2 याद रखिए, इतने से काम हो जाएगा। टू द बेस 10 का वैल्यू याद रखिए। अब कैलकुलेशन यहाँ पे हम लोग कर लेंगे। ये कितना आ गया 2.303.693, 3.32 आया ऊपर में, और इंटू 4.5 इंटू 10⁻9, ये log 4 माइनस log 3 हो जाए टू द बेस 10। तो इसमें अगर हम लोग 4.5 से मल्टीप्लाई कर दें, 14.95 आ जाता है। ये log 4 का वैल्यू था 0.477, log 3 का वैल्यू था, log 4 का वैल्यू था 0.6020, log 3 का वैल्यू था 0.477। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम 0.6020 माइनस 0.477, ये फाइनली आ गया 1.869, तो 1.87 बोल सकते हैं। तो ये 1.87 इंटू 10⁻9 ही है, इसका एज कैलकुलेट हो गया। तो कैसे और का एज निकाले आप समझ गई हो, 1.87 राउंडिंग करके कर। समझ में आया ये सवाल, यस और नो? यस यस,
ये log 3 का वैल्यू 0.477 होता है, याद रखिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन पे भी पूछता है। तो एक से डिसइंटीग्रेट किया दूसरा, दूसरे से बना तीसरा, इस तरह से भी पूछता है क्वेश्चन। तो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आप सीख लीजिए कैसे बनाएंगे उस तरह क्वेश्चन। एक से डिसइंटीग्रेट किया दूसरा, दूसरे से डिसइंटीग्रेट किया तीसरा। एक बार ये क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, एक बार सीख लीजिएगा तो आपको तरीका मालूम हो जाएगा। तो जब देखिए क्वेश्चन एक है, एग्जाम क्वेश्चन, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस X decays to a nuclei Y, decays to a nuclei Y, X decays to Y with a decay constant lambda X, with a decay constant, इसको तोड़ के बता देते हैं हम 4 पार्ट में ऑब्जेक्टिव। lambda X equal to 0.1 per second. Y further decays to a stable nucleus Z. Y रुका नहीं, Y भी डिके कर रहा है। Further decay to a stable nucleus Z. Stable nucleus Z decays to a stable nucleus Z with a decay constant lambda Y equal to, with a decay constant दोनों का अलग अलग है, decay constant lambda Y equal to 1/30 दिया है पर सेकेंड, उसका 1/10 दिया था, इसका 1/30 दिया। Initially there are only X nuclei. Initially there are only X nuclei. There are only X nuclei, and their number is, and their initial number दिया हुआ है, कितना था न्यूक्लियाई का नंबर, and their number is and not equal to 10 to the power 20, ये दिया हुआ है। The population of Y nucleus, क्वेश्चन शुरू का होता है, the population of Y nucleus, तो पहला क्वेश्चन है द पॉपुलेशन, NY भी दिया हुआ है, ये लिख लीजिए, द पॉपुलेशन ऑफ Y nucleus ये दिया हुआ है, पॉपुलेशन किसी टाइम पे दिया हुआ है, Y nucleus ये दिया हुआ है, द पॉपुलेशन ऑफ Y nucleus एट टाइम t, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखा है तो हम सीधा लिख देते हैं एट टाइम t इजी करके, एट टाइम t इज NY इक्वल टू, इस तरह का दिया थोड़ा लंबा, देखिए t टाइम पे जो वैल्यू दिया है, n नॉट इनटू लैम्डा x डिवाइडेड बाय लैम्डा x माइनस लैम्डा y होल ब्रैकेट e टू द पावर माइनस लैम्डा y t माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा x t। ये Y न्यूक्लियस का किसी टाइम t में इतना वैल्यू दिया होगा, ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग होगा, जनरल वैल्यू दिया हुआ है ना, इस तरह का दिया हुआ है। अब क्वेश्चन शुरू होता है पहला, द रेट रिएक्शन या रेट इक्वेशन, मतलब डिके रेट इक्वेशन फॉर द पॉपुलेशन ऑफ X इज, पॉपुलेशन ऑफ X इज fill in the blanks, 4 चॉइस दिया हुआ, हम नहीं लिख रहे हैं, आप 4 चॉइस देखिएगा तो देखिए, तो न्यूक्लियस का 4 गो चॉइस दिया हुआ है, dnx by dt, रेट रिएक्शन मतलब यही होता है माइनस लैम्डा x n नॉट, dnx by dt इक्वल टू प्लस लैम्डा x n नॉट, और dnx by dt माइनस लैम्डा x nx, और dnx by dt प्लस लैम्डा x nx। क्या होगा इसमें से आंसर जब बताइए तो, पहले इसका देख लेते हैं फिर दूसरे का देखेंगे। रेट रिएक्शन डाटा सब नोट कर लीजिए अपना, लैम्डा x इधर साइड में लिख देते हैं हम,
0.1 पर सेकेंड, लेमडा वाई लिख देते हैं 1/30 पर सेकेंड, है ना। एन नॉट 10⁻20 दिया हुआ है एक्स वाले का, और ये वाला वैल्यू लिखना पड़ेगा जो कि लंबा है। एन वाई दिया हुआ है एन नॉट लेमडा एक्स माइनस लेमडा वाई इंटू ई टू द पावर माइनस लेमडा वाई टी ई टू द पावर माइनस लेमडा एक्स। सब डाटा नोट कर लिया, क्वेश्चन का कोई काम नहीं है। सब डाटा नोट कर लिया, क्वेश्चन का कोई काम नहीं है। सब डाटा नोट कर लिया, क्वेश्चन का काम नहीं। तो चलिए रेट इक्वेशन, तो क्या कह रहा था क्वेश्चन में, पहले एक्स न्यूक्लियाई खाली था और उसका वैल्यू था 10⁻20। अब ये डिके किया वाई में और ये स्टेबल नहीं है, ये फिर डिके किया, इसका रेट कांस्टेंट एक्स वाले का लेमडा एक्स दिया हुआ है, इसका लेमडा वाई दिया हुआ है। अब ये स्टेबल न्यूक्लियस हो गया फाइनल, इसके बाद कोई डिके नहीं हो, सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन हुआ, इसके बाद ये बना, इसके बाद ये बना, ऐसे है। तो इसमें से तो निकल ही रहा है रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। तो माइनस डी एन एक्स किसी टाइम टी के बाद, ये 0 टाइम का है, टी टाइम के बाद क्या बोलिएगा इसको, तो माइनस डी एन एक्स बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू उस टी टाइम में जो प्रेजेंट रहता है उसके प्रोपोर्शन होता है। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं लैम्डा एक्स। यही ना लॉ था, इसके लिए जो लॉ लिखेंगे एक्स के लिए, डिके लॉ फॉर एक्स, तो किसी टाइम टी पे जो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई बचा उसको एनएक्स बोल दिए, थोड़े टाइम में माइनस डी एन और डिके कर गया, तो माइनस डी एन बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू एनएक्स होता है उस टाइम में जो प्रेजेंट है। अब इस माइनस को उधर भेज देंगे तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, है ना। एन जीरो नहीं होगा, जो टी टाइम में बचा उसके डिके करा था इसलिए माइनस हुआ, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। यही हो गया आंसर नंबर सी। इसी को बोलते हैं रेट इक्वेशन फॉर एक्स, यही कहलाएगा रेट इक्वेशन फॉर एक्स, रेट इक्वेशन फॉर एक्स। समझ में आया, यस और नो? रेट इक्वेशन फॉर एक्स समझ में आया, यस और नो? एक्स का रेट इक्वेशन कैसे लिखे, समझ में आया? यस। अब दूसरा क्वेश्चन है, द रेट इक्वेशन फॉर द पॉपुलेशन ऑफ वाई, वाई इज डी एन वाई बाई डी टी दिया रहेगा, डी एन वाई बाई डी टी दिया रहेगा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा, डी एन वाई बाई डी टी पूछेगा, है ना। डी एन वाई बाई डी टी और जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा रेट रिएक्शन इसमें से, देखिए तो अब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो y में क्या हो रहा था, इधर से जो x डिसइंटीग्रेट किया वो इसका फॉर्मेशन कला है, उससे निकला तो माइनस लिखे थे डी एन एक्स बाई डी टी माइनस। अब जो निकला वो इसमें इन किया, उसी से y बना है। अब y से फिर डिके कर रहा है, इधर डिके कर रहा है तो लिखेंगे माइनस लेमडा वाई और एन वाई निकल रहा है, उधर से फॉर्म हो रहा है तो ये माइनस देना पड़ेगा एक सिंबल हमको, इधर से फॉर्म हो रहा है वो लेमडा एक्स एन एक्स, तो ये हो जाएगा इसका डिके इक्वेशन, मतलब रेट इक्वेशन इसका ये हो जाएगा। लेमडा एक्स एन एक्स जो ये डिके किया था वो ये फॉर्म किया, और इसका अपना डिके किया तो माइनस लेमडा वाई, कुछ नहीं फॉर्म करता तो खाली ये माइनस लेमडा वाई एन वाई लिखते, तो ये इक्वेशन इसका होना चाहिए। इसमें ये वाला चॉइस दिया हुआ है तो ये आंसर है, लेमडा एक्स एन एक्स माइनस लेमडा वाई एन वाई। समझ में आ रहा है? तो रेट इक्वेशन फॉर वाई, रेट इक्वेशन ऑफ वाई क्या बोलिएगा, तो डी एन बाई माइनस उधर कर दिए हैं, डी एन बाई वाई बाई डी टी इक्वल टू जो आ रहा था उसमें से कुछ निकला, तो मान लिया कि पॉजिटिव ही रहा, आने वाला ज्यादा होगा क्योंकि बन रहा है उसमें से कुछ निकल रहा है, तो लेमडा एक्स एन एक्स माइनस लेमडा वाई एन वाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस।
यस। अब रेट इक्वेशन फॉर द पॉपुलेशन ऑफ जेड बोलेगा अगर, तब तीसरा क्वेश्चन रेट इक्वेशन फॉर द पॉपुलेशन ऑफ जेड बोल दिए, तब ये डी एन जेड हो जाएगा, डी एन जेड बाई डी टी हो जाएगा, डी एन जेड बाई डी टी हो जाएगा। तब इक्वेशन आपका जो है इस तरह से लिखा रहेगा। कौन सा आंसर सही होगा इसमें? पॉपुलेशन वाले का, जेड वाले का क्या इक्वेशन सही होगा? जेड तो स्टेबल प्रोडक्ट, बी गुड, समझ गया बात, बी सही होगा, समझ गया कहानी। तो अब जेड में से तो डिसइंटीग्रेट कर नहीं रहा है, स्टेबल है, तो ये जो डिसइंटीग्रेट करेगा वही ये फॉर्म होगा। यहां से निकल रहा था माइनस लेमडा वाई एन वाई, और इसमें हो जाएगा प्लस लेमडा वाई एन वाई, तो वो फॉर्म कर रहा है खाली। तो डी जेड बाई डी टी, तो रेट इक्वेशन फॉर जेड लिखेंगे, तब रेट इक्वेशन फॉर जेड बोलेंगे तो लेमडा वाई ये जो डिसइंटीग्रेट कर रहा था वही वो फॉर्म कर रहा है, इक्वल टू डी एन जेड बाई डी टी। तो ये बी वाला आंसर सही, लेमडा वाई एन वाई इक्वल टू डी एन जेड बाई डी टी। तो आप समझ गया, सबका रेट इक्वेशन इसी तरह से तुम लिख सकता है, कोई भी क्वेश्चन देगा रेट इक्वेशन लिखा गया। अब चौथा क्वेश्चन है इसमें, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है इसमें, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि द टाइम टी नॉट एट विच, इसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, वो टाइम निकालना है, टाइम का नाम मान लो टी नॉट है, क्या होगा इस टाइम पे एट विच एन वाई इज मैक्सिमम, कितने टाइम पे एन वाई का वैल्यू मैक्सिमम हो। तो वो चार चॉइस दिया हुआ है आपको, किस टाइम पे एन वाई मैक्सिमम होगा। 15 log 3 to the base e, और दूसरा दिया हुआ है 5 log 3 to the base e, और तीसरा दिया हुआ है 2 log 3 to the base e, और चौथा दिया हुआ नन ऑफ दिस। तो निकालो तो इसको, कितने टाइम के बाद y का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो भाई y का इक्वेशन हमको दिया हुआ था किसी टाइम t पे, तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डी एन वाई बाई डी टी को 0 कर देंगे। तो वी हैव एट टाइम t, इसी टाइम t पे एन वाई दिया हुआ था क्वेश्चन, वो दिया हुआ था एन नॉट लैम्डा एक्स डिवाइड बाय लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई e टू द पावर माइनस लैम्डा वाई टी माइनस e पावर माइनस लैम्डा एक्स टी, ये दिया हुआ था। तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, मैक्सिमम एन वाई के लिए हम लोग क्या करेंगे, डी एन वाई बाई डी टी को 0 सेट कर देंगे, और इसमें फिर ये सब मांगेगा तो डाल देंगे उन सबको, इसको डिफरेंशिएट करो और 0 सेट करो, इसमें t वेरिएबल है सिर्फ। तो चलो डिफरेंशिएट करते हैं इसको, डी एन वाई बाई डी टी इक्वल टू, ये सब कांस्टेंट था साइड में रहेगा, चुपचाप लंबा लंबा देखने में लग रहा है, रहने देते, लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई, अंदर घुस गए, e टू द पावर माइनस लैम्डा वाई रहने दिए, इनटू टी, e टू द पावर एक्स का डिफरेंशियल वही होता है, इनटू फिर ऊपर वाले का होगा माइनस लैम्डा, फिर हो जाएगा उसी तरीके से माइनस लैम्डा एक्स टी रहने दिए, फिर ऊपर वाले का होगा माइनस लैम्डा एक्स, ऐसे हो गया इंटीग्रेशन इसका। अब जो है इसको 0 कर देते हैं, तो ये सब 0 में चला जाएगा, उधर से कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो इसको सेट कर देते हैं, डी एन वाई बाई डी टी इक्वल टू 0 मैक्सिमम के लिए, ये सब टर्म 0 में जाके भस्म हो जाए, उधर से माइनस 0 में चला जाए, तो बचेगा लेमडा वाई टू द पावर माइनस लेमडा वाई टी इक्वल टू लेमडा एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस लेमडा एक्स, ये बचा है ना, लेमडा वाई ई टू द पावर लेमडा वाई टी इक्वल टू
लेमडा एक्स ई टू द पावर माइनस लेमडा एक्स। अब ई को एक जगह करते हैं, उसमें से टी को छाटना है, वही टाइम निकालना है, इसमें से टी हमको निकालना है। तो टी निकालते हैं, ये सबको हटाओ। तो ई टू द पावर वाला जो है इसको इधर भेज देते हैं। तो लेमडा वाई बाय लेमडा एक्स को इधर ले आए, लेमडा एक्स को इधर ले आए, इसको इधर ले आए, इधर ले जाए तो ये ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर लेमडा वाई टी और माइनस लेमडा एक्स टी, बेस सेम है, पावर जुड़ जाए, इक्वल टू इतना हो जाए, है ना। e टू दी पावर लेमडा वाई माइनस लेमडा एक्स इंटू टी इक्वल टू लेमडा वाई बाई लेमडा एक्स, ऐसा हो जाए। अब लॉग ले लेते हैं, तो ये सब e टू दी पावर जो है वो प्रोडक्ट में आ जाएगा, लेमडा वाई माइनस लेमडा एक्स इंटू टी लॉग e टू द बेस e इक्वल टू लॉग लेमडा वाई बाई लेमडा एक्स, ऐसा हो गया। अब t निकालना होगा, ये 1 हो गया, दिस इंप्लाइज t इक्वल टू, यही मैक्सिमम टाइम वाला, इसी को t की जगह पे t नॉट पुट कर देंगे, यही t इक्वल टू t नॉट कह रहा था क्वेश्चन में। तो जिसमें dn बाई dt 0 हुआ उसमें t को t नॉट बोल दी, यही t नॉट होगा। तो कितना आ गया हमारा, t इक्वल टू लेमडा y बाई लेमडा x का लॉग डिवाइडेड बाय लेमडा y माइनस। अब लेमडा x लेमडा y दिया हुआ था, वो पुट कर देंगे हम, लेमडा x लेमडा y दिया हुआ था वो पुट कर देंगे, इसको उल्टा कर सकते हैं आप ऊपर। समझ में आया यहाँ तक, पुट कर दिया, टी निकल जाए, दिस इज टी नॉट, यही टाइम का नाम टी नॉट बोला था लिखने के। तो dn बाई dt 0 कर दिए, उससे निकल गया t। y का बोला था, तो y का इक्वेशन दिया ही हुआ था हम लोग के क्वेश्चन में, t के टर्म में दिया हुआ था, तो dn बाई dt को 0 सेट कर दिया, तो टाइम पूछ रहा था हम लोग, तो टाइम निकल जाएगा। अब लेमडा y दिया था 1/10, लेमडा y 1/30, लेमडा x 1/10, यहाँ पे डाल दो, 1/10 बाई 1/30 log 3 ऊपर हो जाए, देखो ना कितना आता है, यहाँ से पुट करो, ये वैल्यू यहाँ लिखा हुआ कोने में, तो टी नॉट हो जाएगा लॉग लेमडा y था 1/30, इसको उल्टा कर देते हैं हम, लेमडा x बाई लेमडा y कर देते हैं, और नीचे लेमडा x माइनस लेमडा y, आराम हो जाएगा। तो 1/10 बाई 1/30 log 3 हो गया, ये 1/30 पहले रख दिए, 1/10 रख दिए और डिवाइडेड बाय 1/33 हो गया। अब ये 1/10 माइनस 1/30, एलसीएम हो गया 20, 600/20, 600/20 कितना हो जाएगा, 30 हुआ ना एलसीएम, 30 माइनस 20, 20, 300/20 हुआ, तो 15 हो जाएगा, 15 log 3 टू द बेस, 30 माइनस 10 20 नीचे हो गया, ऊपर एलसीएम 3 लियो, जो नीचे ऊपर चला गया, 300/20 15, 15 log 3 हो गया, यही वाला पहला आंसर है। समझ पाया कि नहीं समझ पाया, यस और नो, थोड़ा मैथमेटिक्स घुसा दिया था इसमें, dny बाई dt को 0 करना था। टाइम हो गया, जल्दी से लास्ट वाला क्वेश्चन इसका कर लेते हैं, तुम खुद भी कर सकता है। लास्ट वाला क्वेश्चन, इसमें 5वां नंबर क्वेश्चन है, ये सबका एक्टिविटी निकालना है कुछ टाइम के बाद। द पॉपुलेशन ऑफ एक्स वाई जेड, पॉपुलेशन ऑफ एक्स, वाई एंड जेड एट एबव टाइम इज, एबव टाइम मतलब एन का वैल्यू निकालना, एबव टाइम टी नॉट इज। तो सबका रेट इक्वेशन लिखा हुआ था ही, और एन का तो इक्वेशन दिया हुआ है ही, तो वाई वाले का दिया हुआ है ही, और एक्स का इक्वेशन लिखा हुआ था हम लोग को, डी एन एक्स बाई डी टी कितना लिखे थे हम, माइनस लेमडा एक्स एन एक्स लिखे थे, तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, एन इक्वल टू एन नॉट, एक्स वाले का एन नॉट दिया हुआ था हम लोग को, ई टू दी पावर माइनस लेमडा एक्स इंटू टी आएगा। अब ये टी नॉट का वैल्यू इसमें डाल देना, ये जो निकाला है वो डाल देना टी नॉट का वैल्यू,
है ना, टी नॉट का वैल्यू यहाँ से भी लिख सकता है, तो ये वाला डाल देना और उसके बाद एनएक्स निकाल लेना, निकल जाएगा एनएक्स, लेमडा एक्स दिया हुआ है ही तुमको वैल्यू, वो सब पुट कर देगा तो ये निकल जाए, लेमडा एक्स दिया हुआ है, टी का वैल्यू तुम निकाला वो पुट कर देगा, एनएक्स निकल जाए। और एनवाई का जो ये इक्वेशन दिया था उस इक्वेशन से निकाल लेना, लेमडा नॉट एनएक्स बाय लेमडा एक्स माइनस लेमडा वाई। और जब ये हो गया था तुम्हारा जो है मैक्सिमम इस टाइम पे, तो तुम देखा था कि भाई ये वाला वैल्यू दोनों बराबर हो जाता है, ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाता है, इसके बदले ऐसा पुट कर सकते हैं। तो उसको सॉल्व कर लो, टी की जगह पे टी नॉट डाल देना और यहां से निकाल लेना, एन वाई भी निकल जाएगा तुम्हारा टी नॉट डाल के। अब एन वाई एन एक्स निकल गया तो टोटल जो है एन जेड निकालने में खाली दिक्कत होगी, एन नॉट में से एन एक्स और एन वाई जोड़ के घटा दें, ये निकलेगा टी नॉट पे, इस दोनों इक्वेशन को जो हम लिखे तो थोड़ा सॉल्व करना होगा तुमको, सॉल्व करके दोनों निकालना, वो रख देना यहाँ, घटा देना 10⁻20 में से, एनजेड निकल जाएगा, इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। इतना तुम्हारे लिए छोड़ रहा है, समझा क्या करना है? इसके लिए ये इक्वेशन लिख दिया फाइनल, हम इसमें कुछ नहीं करना है, टी नॉट का वैल्यू डाल दो और निकाल लो, लेमडा एक्स का वैल्यू डाल दो, एन नॉट की जगह 10⁻20 डाल देना, तीनों चीज मालूम है, डाल देगा एनएक्स निकल जाएगा। उसी तरह से इसमें सब चीज डाल देगा, टी की जगह टी नॉट डाल के एन वाई निकल जाएगा और दोनों जोड़ के घटा देगा टोटल में से, तो एनजेड निकल जाएगा। यस और नो, हो जाएगा कि नहीं होगा? यस, इसको सॉल्व करके जरा बना लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं।